हिंसा का वीडियो फुटेज के आधार पर अब पहचान की जा रही है। करीब 2500 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पहचान कर सभी को जेल भेजा जाएगा, ये एसपी का कहना है। वहीं मोबाइल फुटेज, ड्रोन फुटेज से भी पहचान की जा रही है। कुल 21 लोगों को हिरासत में लिया भी गया है, ये डीएम ने कहा है। यानी संभल हिंसा मामले में अब पुलिस लगातार एक के बाद एक कार्रवाई कर रही है। मृतकों में से 2 की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है, जिसमें यह पता चला है कि 2 की मौत पुलिस की गोली से नहीं हुई है। तो एक के बाद एक अब कार्रवाई की जा रही है। और देखिए, अब पुलिस ने संभल हिंसा का ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो के आधार पर अब ये पहचान की जाएगी, अब ये शिनाख्त की जाएगी कि आखिर दोषी कौन है और गुनहगारों को सजा भी दिलाई जाएगी। और उसके आधार पर ही एफआईआर दर्ज भी की गई है। लेकिन संभल में अभी भी तनाव जो है वो बना हुआ है। स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, वहीं इंटरनेट सेवा को पूरी तरीके से बंद रखा गया है। लगभग 2500 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। ड्रोन के फुटेज से उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। दीपक राठी नाम के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, जो भी कल घायल भी हुए थे। उनके द्वारा, जो यहाँ के एकता चौकी प्रभारी भी हैं, 800 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया है उन्हें। जियाउर रहमान बर्क और सोहेल इकबाल नामक ये 2 नामजद अभियुक्त हैं, जिनको उन्होंने अभियुक्त बनाया है। उनके द्वारा बताया गया है कि भीड़ को इन लोगों ने भड़का के बलवे का रूप दिया। यह उल्लेखनीय है कि जियाउर रहमान बर्क को 168 बीएनएसएस का नोटिस जनपद संभल की थाना कोतवाली पुलिस द्वारा भी पूर्व में दिया गया था। उनके द्वारा पूर्व में भी भड़काऊ भाषण दिए गए थे। उस भड़काऊ भाषण के दौरान उनको बताया गया था कि आप इस तरीके के भाषण ना दें, इनसे बाज आएं। लेकिन उन्होंने उसके बाद भी भीड़ को उकसाने के लिए और जामा मस्जिद की हिफाजत, कोट एंड अनकोट, इस स्टेटमेंट के साथ में लोगों को मोबिलाइज करने का प्रयास किया। उसी मोबिलाइजेशन का कारण था कि जो कल जो आपने भीड़ देखी, एकाएक 8:45 पे लोग इकट्ठे हुए और उन लोगों ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, जिसमें 15 पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए थे और 4 अधिकारी जो है उसमें घायल हुए थे। कल दोपहर बाद से स्थितियां पूर्ण रूप से सामान्य हैं और कोई समस्या नहीं है। रात को 2:30 बजे भी हमारे द्वारा गश्त की गई थी। पूरी टीम ऑन ग्राउंड है, तो किसी प्रकार की कोई समस्या। कल हमारे यहाँ जो डीआईओ हैं उनके माध्यम से कुछ फुटेज भी जारी किए गए, जो यहाँ के जो मानिंद लोग थे उनके माध्यम से दिए गए। कुछ ड्रोन की फोटोग्राफी है और कुछ कैमरा की फोटोग्राफी जो हमारे द्वारा ली गई थी वो भी जारी किए गए थे। उसमें आप स्पष्ट देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में हैं जो बलवाई हैं, दंगाई हैं। उन सभी को आइडेंटिफाई किया जा रहा है और 100% लोगों को जेल भेजा जाएगा, उन पर कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि उन्होंने बलवा कराने का प्रयास किया था। इस वक्त हमारे साथ मुरादाबाद रेंज के डीआईजी हैं मुनिराज जी। हम इनसे बात करते हैं जो फ्लैग मार्च के। सर, क्या कंडीशन है फिलहाल संभल की? अभी संभल का सिचुएशन बहुत नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। हम चारों तरफ घूम के देखा हूँ, सभी लोग शांत अपना अपना घर पे है। बस पुलिस भी मेन पॉइंट पर ड्यूटियां लगी है और लोग से अपील भी किया सभी लोग के वे अभी आज के तो शांति रहेगी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अभी पाबंदियां लगाई गई, इंटरनेट बंद है और स्कूलों को भी बंद करने का आदेश दिया गया, मार्केट भी नहीं खुल पा रही है, तो ये कब तक नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी? आप जी, आज का संभल का तो मार्केट हर सोमवार को बंद होती है। अब प्लस वैसे तो लोग अपना दुकान खोलना तो कोई दिक्कत नहीं है, सब अपना खोलेंगे। स्कूल वैसे आज के स्कूल 1 दिन के लिए डीएम साहब ने घोषित किया, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए प्रिकॉशनरी बेस में। बाकी और कोई दिक्कत नहीं, ये बाकी तो सब नॉर्मलाइज हो जाएगी। अभी लोग से अपील भी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वही सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? हम सभी लोग से अपील करें, आप अपना काम करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग आपके सुरक्षा के लिए, आपके सहयोग के लिए आप लोग अपना काम करिए, बस मैं अपील करता हूं। बिल्कुल, देखिए ये डीआईजी मुनिराज हैं जो फ्लैग मार्च कर रहे हैं और पूरे संभल में फिलहाल कोशिश यही है कि हालात पूरी तरीके से नॉर्मल बने। और इसीलिए बहरहाल आज तो कल जो मार्केट पूरे दिन बंद रही, इंटरनेट की पाबंदी रही, लेकिन इनका कहना है कि जल्द ही से जल्द हालात सामान्य हो जाएंगे। और बहरहाल जो है रात भर पुलिस का एक तरह से दबिश अभियान चलता रहा, जिसमें कई लोगों को हिरासत में लिया गया है और जिनके बारे में जानकारी आएगी कि क्या वाकई में इनका कहीं ना कहीं इस हिंसा में रोल था या फिर यह अभी पुलिस ने तमाम लोगों से पूछताछ पुलिस की तरफ से की जा रही है। और देखना यह है कि जल्द कैसे इस पूरे इलाके में दोबारा से शांति बहाल हो। कैमरा संजय के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 संभल।
इस वक्त मैं संभल के हिंदूपुरा खेड़ा इलाके में मौजूद हूं, जहां पर लोगों के बड़े गंभीर आरोप हैं पुलिस प्रशासन पर कि जब हिंसा हुई जहां पर मस्जिद के पास, उसके बाद पुलिस ने जब दबिश देना शुरू की तो कई जगहों से घरों में घुसकर तोड़फोड़ की। और ऐसे ही एक घर में मैं मौजूद हूं, इनका कहना है कि इनके घर में पुलिस घुसी और कई चीज़ों को नुकसान पहुंचाया। जो गेट तोड़े, ये मशीन है ये भी दिखा रहे हैं। और इस घर से भी जो पुलिस 2 महिलाओं की बात कर रही है, उनमें से एक महिला को इसी घर से हिरासत में लिया गया है, यहीं से पुलिस लेकर गई है। पुलिस का हालांकि साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं की तरफ से भी पत्थरबाजी हुई थी, जिसको लेकर पुलिस का एक्शन हो रहा है। हमारे साथ परिवार के लोग हैं। क्या नाम है आपका? मेरा साबरी नाम है। तो पुलिस कब आई थी यहाँ पर? पुलिस क्या नाम है, जब हमारे क्या नाम है घर में से बढ़ के किवाड़ तोड़ के और घर में बढ़ गई। हम तो घर में पड़े थे, यहाँ घर में दे लिए थे। मैं तो क्या नाम है वहाँ को गई थी, नंद के घर को गई। नंद भाप जाती घर में से लेगा लोंडिया को निकाल के किवाड़ तोड़ के। हाँ, तो लड़की को क्यों लेगा? क्या उस पे वो बहू को भी लेकर जा रहे थे। बहू के 4 से 10-15 दिन का लड़का है, इसे छोड़ गए। हाँ ना, तो इसे भी लेकर जा रहे थे। मैं नाती मैं आ गई थी बाद जो में। लड़की है उसको कितने साल की है वो? ऐसे ये 15-16 साल की है मेरी बच्ची, जो मेरी बच्ची को लेकर गए। क्या वो सुबह घर से गई हुई थी वहाँ मस्जिद के पास? ना यहाँ ही घर में से ही लेके गए। हमें क्या पता क्या हुआ क्या ना हुआ, हम तो अपने घर में थे। हाँ, ये खेड़ा इलाके में भी पथराव हुआ था? हमें न पता साहब, हम तो हमारी नंद भाभी के घर में थी। मैं तो क्या नाम है वहाँ को गई थी, नंद के घर को मैं ना थी। रोड पे पथराव होने के बाद में पब्लिक इस गली से बाहर निकल गई। बाहर पुलिस वाले आए, उन्होंने सोचा कि ये गली के अंदर होंगे, लेकिन हम पुलिस वालों के साथ हैं। अगर पुलिस वाले हमारे घर में से एक आदमी भी बरामद होता तो हम उन्हें, वो हमारे गुनहगार हैं, लेकिन हमें कोई बात नहीं थी। हमारे घर में कोई नहीं निकला। गाली भी एक रिश्तेदार को पकड़ा है? जी, हमारी देवरानी को पकड़ा है। उनके घर में कोई नहीं था, उनका बेटा था और वो थे। उन्होंने फोन करा अपने शौहर को कि घर के गली के अंदर पुलिस आ गई है। उन्होंने कहा आप सेफ रहो, डबल गेट है, ऊपर चले जाओ, कोई नहीं आएगा। लेकिन पुलिस ने गेट से तोड़ के अंदर भर गए, उन्हें ले गए बाहर। जब वहाँ जामा मस्जिद के पास हिंसा हुई, उसके बाद इस इलाके में भी हुई, और यह पुलिस का कहना है कि कुछ लोग छत से पत्थर चला रहे थे, तो वो घर हमारे उनके छत पर तो एक ईंट भी नहीं मिल सकती आपको। उनके घर से वहाँ से कोई नहीं था, उनके शौहर भी घर पे नहीं थे। किसी ने उनके पत्थर इतने समझदार तो तुम आप भी हो। देखो यहाँ से सड़क तक कैसे ईंट चली जाएगी, तुम खुद ये सोचो भाई, कैसे ईंट चली जाएगी यहाँ से, क्या गलती है? तो तकरीबन कितने बजे पुलिस आई थी? कितने लोग थे पुलिस के? पूरे पुलिस तो सड़क पूरी भर रही थी पुलिस से। भैया हमने सड़क पे जाकर नहीं देखा, बस सुनना है। पूरी सड़क पुलिस से भर रही थी। कितने बजे की बात है? कितने बजे की? क्योंकि 12:30 बजे से शुरू करा है इन्होंने। दोपहर में 12:30? हाँ, दोपहर से शुरू है भैया। हम इस टाइम परेशानी में, हमने घंटा तो नहीं देखा क्या टाइम है, मगर दोपहर का ही टाइम था। बच्चों ने खाना भी नहीं खाया था। गली से कितने लोगों को ले गए होंगे? लगभग 3 और गए हैं हमारे यहाँ से, 3 औरतें। हाँ, अच्छा। घरों में जी, और कोई भी नहीं था हमारी गली में। ये नहीं है कि हाँ कोई होता, कोई परेशानी है। हमारे तो यहाँ पे काम चल रहा था, इसके उसमें लेगा। हर कोई सुबह ही चला जावे है, किसी के यहाँ कौन रखा है। तो अभी आपके घर में कौन कौन? हमारा घर देखो, सामने का घर है हमारा, खुद सब टूटा हुआ है। हमारी तो लड़कियां भी, भाई साहब 7 लड़कियां हैं। हमारा आदमी भी घर नहीं है। 1 महीने से अंदर जाके देखो, सब तोड़ गए। अच्छा, आपका सामने वाला? हाँ, सामने वाला घर है जिसके किवाड़ खुलना है। और मैं ये थी कि कर्फ्यू लग जाए कभी, मैं अपने बच्चों के लिए राशन लेने गई थी, जब मैं घर तक भी ना आई, इतनी पुलिस थी सड़क पे। मेरे बच्चे भी, उनकी सिर्फ एक ही आवाज थी कि औरतों को खींचो, लड़कियों को खींचो। इनकी यही आवाज निकल रही थी। सब अपने घर के अंदर दुआ कर रहे थे और सिर्फ बस यही दहल रहे थे। सबके दिल दहल रहे, लड़कियां रो रही कि क्या होगा हमारे साथ में। बस तो देखिए, ये हिंदूपुरा इलाका है जहां पर लोगों के बड़े गंभीर आरोप हैं कि पुलिस के लोग, जब घटना हुई उसके बाद, क्योंकि यहां से भी हिंसा भड़कने की खबर आई थी, तो उसके बाद पुलिस की टीम यहां पर पहुंची और पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो पथराव हुआ था उसमें महिलाएं भी शामिल थी। देखिए, पूरा इलाका है जहां पर पुलिस ने दोपहर के आसपास दबिश दी और इनका कहना है कि इनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई, ये दरवाजे तोड़े गए। तो क्या आप उस वक्त घर में ही थे जब पुलिस आई यहाँ पर? तब घर में ही थी आप? सब घर में ही थे भैया। हमको गेट नहीं खोल रहे थे आप? नहीं, हमने गेट बंद कर लिया था डर की वजह से। हमारे बच्चों ने किवाड़ लगा लिए कि मैं राशन लेने गई, मेरे बच्चे थे घर, तो बच्चों ने किवाड़ लगा लिए। उन्होंने ये दोनों किवाड़ तोड़े हैं, ताला लगा हुआ था। फिर देखो अंदर गए, अंदर की सब खिड़कियां तोड़ी, ये गेट तोड़ा, फ्रिज गिराया। जब तक मैं अपने घर भी ना आई, मेरी लड़की साथ है, बस मेरी लड़कियां निकली थी। आदमी भी 1 महीने से घर ना आए हैं, मजदूरी करे हैं, बाहर मजदूरी करने गए हैं।
बिल्कुल ये इनका कहना है कि पुलिस क्योंकि जब ये गेट नहीं खुल रहा था तो पुलिस ने गेट तोड़ा, उसके बाद अंदर घुसकर पुलिस ने यहाँ छानबीन की, क्योंकि उस वक्त कई इलाकों में जो हिंसा की खबरें आ रही थी, जिसके बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। और ये देखिए ये जगह जगह, क्योंकि यहाँ पर ये खिड़कियां भी तोड़ी गई हैं। इन परिवार का आरोप है कि घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई है। हालांकि पुलिस लगातार ये सब खिड़कियां लगा हैं रात जी जी से कि कोई बंद न जाए, हमारा खुला हुआ घर है। और अंदर देखो आप, अंदर देखो स्टोर में क्या हालत करी है, सारे बिस्तर भी गिरा दिए। बताओ बिल्कुल अंदर तक आ गए थे, दुछतिया तक में ढूंढे हैं उन्होंने। देखिए भाई साहब ये तक की तोड़ी है, ऐसे धक्के दिए, चट्टाने देखो चट्टाने तक की सब टूट हुई हैं। ये भैया सारी ऐसे धक्के मारे हैं। तो पुलिस को लग रहा होगा कि कुछ लोग पथराव करके यहाँ छुपे हुए हैं। तुमने अपने अंदर दुबका लिया आदमियों को। अच्छा भैया हम 11 आदमी को कैसे भरा लेंगे जब हमारा आदमी हमारे घर ना है तो। जी बिल्कुल, देखिए पुलिस इस शक में यहाँ पर घुसी थी, और यही नहीं आसपास के 2-3 घरों में घुसी थी, जिसमें पुलिस को लग रहा था क्योंकि बिल्कुल इसी के पास में ही जो सड़क है वहां पर पथराव हुआ था। अचानक से जब जामा मस्जिद की घटना, उसके कुछ देर बाद यहाँ पर भी पथराव हुआ, यहाँ पर भी हंगामा शुरू हो गया था, जिसके बाद पुलिस ने यहाँ पर दबिश दी और 3 महिलाओं को कुल यहाँ से हिरासत में लिया गया है। और बहरहाल पुलिस अभी इस मामले में कुछ नहीं करी है। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर कहा है कि जो पथराव हुआ उसमें महिलाएं भी शामिल थी, छतों से पत्थर चलाए गए, लेकिन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि उनका कोई भी इस मामले में कोई रोल नहीं था और पुलिस ने आकर उनके साथ ज्यादती की और उनके लोगों को जबरदस्ती यहाँ से उठा कर ले गए। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल हिंदू खेड़ा। इस वक्त मैं संभल की शाही जामा मस्जिद के बैक साइड में हूँ। ये देखिए ठीक सामने मेरे आप वो शाही जामा मस्जिद देख रहे हैं, जिसमें कल सर्वे का काम किया गया और उसी दौरान भारी संख्या में यहाँ पर उपद्रवी इकट्ठा हुए और जिन्होंने हिंसा को अंजाम दिया और जमकर पथराव हुआ, आगजनी हुई। और आपको ये मस्जिद के कंपाउंड में भी दिख रहा होगा किस तरीके से ये जो बाहरी हिस्सा है, जो सीढ़ियाँ हैं बैक साइड की, वहाँ पर भी जगह जगह अभी भी जो है वो पत्थर पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये इस बात की तस्दीक करता है कि किस तरीके से जो उपद्रवी थे वो लगातार पथराव कर रहे थे और उनकी कोशिश यही थी कि जो अंदर सर्वे का काम चल रहा है उसको रोका जा सके। और इस दौरान हज़ारों की संख्या में भीड़ यहाँ पर पहुँची थी जो लगातार पथराव कर रही थी। देखिए ये पूरा कंपाउंड जो है, ये मस्जिद उसी शाही जामा मस्जिद का बैक साइड है, पीछे की तरफ से है जो रास्ता वो है। और पूरी सीढ़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी किस तरीके से पूरी सीढ़ियों पर पत्थर बिखरे पड़े। हालांकि प्रशासन की तरफ से कल काफ़ी साफ़ सफाई की गई, जो बड़े बड़े ईंटें पड़ी हुई थी उनको हटाया गया। देखिए ये शेड है, उनके ऊपर भी पत्थर पड़े हुए। सामने आप जो दूसरा शेड देख रहे हैं सामने की तरफ सड़क पर, छतों पर इतने बड़े बड़े जो है ईंटें पड़ी हुई हैं, पत्थर पड़े हुए। ये अपने आप बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर पथराव किया गया, किस तरीके से जो भीड़ थी वो इकट्ठा हुई और उसने जमकर हिंसा, जमकर उत्पात मचाया, जमकर आगजनी की। बहरहाल अब लगातार धरपकड़ जारी है, 25 लोग इसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सांसद हैं उनके खिलाफ भी इसमें मामला दर्ज हुआ है लोगों को भड़काने का। हालांकि ये खबर आ रही है कि वो जिस वक्त ये पूरी घटना हुई वो यहाँ संभल में मौजूद नहीं थे, कहीं बाहर थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि उन्होंने पूर्व में भी इस तरह के बयान दिए जिसको लेकर उनको नोटिस भी दिया गया था और उनसे कहा भी गया था कि वो इस तरह के भड़काऊ बयान ना दें या इस तरह से लोगों को ना बरगलाएं। लेकिन उसके बावजूद उनके ये बयान जारी रहे, जिसके बाद पुलिस ने अब उनका भी नाम जो है वो एफआईआर में ऐड किया। इसके अलावा जो अज्ञात लोग हैं, करीब जो जानकारी आ रही है कि करीब 1,500 से ज़्यादा अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7 से ज़्यादा एफआईआर, 7 इसमें एफआईआर हुई हैं, जिसमें बाकायदा सुनियोजित साजिश, दंगा भड़काना, भीड़ को इकट्ठा करना जैसे गंभीर आरोप हैं। जिसमें जो स्थानीय सांसद है जियाउर रहमान और जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल का भी नाम दर्ज किया गया है। बाकायदा कई जो पुलिसकर्मी हैं उनके स्टेटमेंट के अनुसार उनके हथियारों को छीनने की कोशिश हुई और उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनकी गाड़ियों को जलाया गया। जो 2 इंस्पेक्टर हैं जिनकी शिकायतों पर ये तहरीर दर्ज हुई है, उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो अपनी लेपर्ड पर पेट्रोलिंग कर रहे थे जिस वक्त यहाँ पर सर्वे का काम चल रहा था और उसी दौरान उन पर एक मॉब ने अटैक किया और उनके जो पिस्टल है उसकी मैगजीन को छीना गया, उनके पास जो स्मोक बम था उसको छीना गया और लूटपाट की गई और उसके बाद उनकी जो लेपर्ड बाइक थी उसमें आग लगा दी गई। तो ये बहरहाल ये तमाम चीज़ों में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में इस सांसद का नाम जो है वो सामने आया कि उन्होंने लोगों को भड़काया, उसको लेकर भी पुलिस ने क्लैरिफाई किया कि जिसका भी नाम एफआईआर में है उन सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। संजय के साथ में कौशिक, न्यूज़ 24 संभल, उत्तर प्रदेश।
वहीं संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। स्थानीय विधायक के बेटे सोहेल पर भी एफआईआर दर्ज हुई है। दोनों नेताओं पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है। मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है, ये कहा है जियाउर रहमान बर्क ने। जुमे की नमाज पढ़ने से रोका गया, बिना इजाजत सर्वे करने आई थी टीम। तो समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं साथ ही साथ इकबाल महमूद के बेटे सोहेल इकबाल समेत 5 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क साहब हमारे साथ हैं। सर, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, घटना को आप कैसे देख रहे हैं? ये घटना मानवता को झंझोड़ने वाली, कानून और संविधान की धज्जी उड़ाने वाली घटना है। पुलिस प्रशासन इसके पीछे है। पूरी घटना को अंजाम पुलिस प्रशासन ने दिया है और झूठा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज करके, इसलिए क्योंकि वो अपनी पर जो घटना है उसका कलंक धोने के लिए, अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए, और जिससे कि मैं अपने लोगों की मदद नहीं कर सकता, उस चीज़ को वो दबाने के लिए, उस आवाज़ को दबाने के लिए किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हम पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाना चाहते थे, बोलने का मौका नहीं मिल पाया। स्पीकर साहब से भी मिल करके हमने इस मांग को उठाया है क्यों, और मैं आगे की कोर्ट भी जाऊंगा कि जो अधिकारी, पुलिस प्रशासन के अधिकारी इस घटना में शामिल है, चाहे वो सीओ संभल हो, एसपी संभल हो, ये जितने भी प्रशासन के अधिकारी हो, उनके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। जो आज देश के रक्षक अगर भक्षक बन जाएंगे तो कौन संभालेगा इस देश की कानून? आपके खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया, उस मामले में क्या बताया गया, कुछ जानकारी आपके पास? जिस घटना ये मेरे खिलाफ दर्ज की गई, उस दिन मैं संभल को दूर की बात है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी नहीं, मैं बेंगलोर में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल की बैठक अटेंड करने के लिए गया था। और मैं पूछना चाहता हूँ, पहला सर्वे 19 तारीख में हुआ, मैं खुद जामा मस्जिद में मैंने खड़े होकर के सर्वे कराया, क्यों नहीं घटना घटी? और दूसरा, जुमे के दिन 22 तारीख में नमाज के दिन हमारे लोगों को नमाज पढ़ने से रोका गया। हमने नमाज, फिर भी हमने बहुत सुकून के साथ में नमाज के लिए लोगों को समझा बुझा कर नमाज पढ़ाई, क्यों कोई घटना नहीं हुई? अगर मैं गारंटी से कह रहा हूँ कल होता तो ये घटना तब भी नहीं होती, क्योंकि पुलिस प्रशासन की योजना थी, मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठा के पुलिस प्रशासन इस घटना को अंजाम देना चाहती थी और मेरे नहीं होने का संबंध में उसने इसका फायदा उठाया और इस घटना को अंजाम दिया। आखिरी सवाल कि बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेश बनाने की तैयारी चल रही है। बिल्कुल उनकी ऐसी सोची होगी बीजेपी की, वो ये चाहते होंगे कि बांग्लादेश या गुजरात बनाना चाहते होंगे हमारे संभल को। उन्होंने पूरा प्रयास भी किया, पुलिस प्रशासन के जरिए आग में झोंक भी दिया। हमारे संभल में मुसलमान और हिंदू दोनों सुकून से रहते थे, कोई किसी को कोई प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। इस घटना को अंजाम देकर संभल को आग के हवाले पुलिस प्रशासन ने करा है शासन के इशारे पर। मेरी मांग है कि जो प्रदेश और देश की छवि खराब हो रही है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लेकर उन अधिकारियों को दंडित करे और हत्या का मुकदमा दर्ज करके सलाखों के पीछे भेजे, जिससे कि पीड़ित परिवार को इंसाफ मिले और आने वाले समय में कोई इस प्रकार का अधिकारी कदम नहीं उठाए जिससे कि कानून व्यवस्था और संविधान की धज्जी हो। ओके, धन्यवाद। हमसे बातचीत के लिए रमन कुमार, दिल्ली न्यूज़ 24। वहीं संभल हिंसा पर ओवैसी ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। ओवैसी का कहना है यूपी में कानून व्यवस्था है या नहीं, संभल में ये फायरिंग नहीं मर्डर है, संभल में जुल्म हो रहा है। संभल हिंसा पर ओवैसी का ये बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। वहीं देखिए, संभल हिंसा पर अब अखिलेश यादव का भी बयान सामने आ गया है और उन्होंने कहा है संभल की हिंसा सुनियोजित है, चुनाव धांधली से ध्यान हटाने की ये साजिश है। संभल में दोबारा सर्वे की जरूरत क्यों पड़ गई? संभल हिंसा में हत्या का केस चलाया जाए। कोर्ट की तरफ से बगैर मस्जिद के जिम्मेदारों को, कमेटी को सुने उन्होंने एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया, वो गलत है। दूसरा यह है कि एक बार तो आपने गलत ऑर्डर दिया, सर्वे हो गया, दूसरा सर्वे जब किया आपने किसी को इत्तला नहीं दी। तीसरी बात यह है कि पुलिस का ये काम था कि मस्जिद कमेटी को कॉन्फिडेंस में लेते या वहां की पीस कमेटी को। चौथी बात यह है कि जो सर्वे करने लोग आ रहे हैं वो प्रोवोकेटिव स्लोगन्स लगा कर आ रहे हैं, वो वीडियो उसका है, पब्लिक डोमेन में है। और उसके बाद जो वहां पर वायलेंस हुआ जिसमें 3 मुसलमानों को गोली लगी, उनकी मौत हुई, हम इसका कंडेम करते हैं। ये फायरिंग नहीं बल्कि मर्डर है। और जब से बाबरी मस्जिद, राम मंदिर का जजमेंट आया, जिस बात को मैं पर्टिकुलरली कह रहा हूं कि उस जजमेंट के बाद ये सब चीजें खुलेंगी और एक के बाद एक खुल रही हैं। एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट सब बातें कर रहे हैं, क्या एएसआई के कानून में नहीं है कि आप उसका रिलीजियस नेचर चेंज नहीं, कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते? किस बुनियाद पे कर रहे हैं ये? और आप किस बुनियाद पर अपने फेथ को
दूसरों पे थोपेंगे। भाई कानून कोई चीज है ही नहीं है। अगर आप बीजेपी की बात मानोगे तो गड्ढे में गिरोगे जाके, बीजेपी की बात मानोगे तो खाई में गिरोगे। बीजेपी वालों से पूछिए क्या चुनाव कराया था आपने उत्तर प्रदेश में? कोई ऐसा मुसलमान भाई नहीं था जिसको इन्होंने रोका ना हो। लाठी से, बंदूकों से गाली गलौज की इन्होंने। हम लोग लगातार कहते रहे और फिर बीजेपी के पास जवाब क्या? जब चुनाव आयोग को शिकायत की गई तो चुनाव आयोग ने खाना पूर्ति कर करके कुछ अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। क्या ये बता सकते हैं क्यों कार्रवाई हुई थी उनके ऊपर? क्या वोट रोकने का अधिकार था? क्योंकि वोट लूटने पे चर्चा न हो। ये लोग लूटने वाले लोग हैं, इनके लिए लोग कोई मायने नहीं रखते, लोग मायने नहीं रखते। इन्होंने तंत्र से समर्थन लिया और तंत्र से ही अन्याय कर रहे हैं। उनका सीधा साधा फार्मूला है, पहले वो अन्याय करते हैं। अगर आप अन्याय का विरोध करोगे तो आप उन्हीं के अधिकारी आपके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज करा देंगे। वहीं देखिए संभल मामला जो है वो लोकसभा में भी उठा। लोकसभा में संभल हिंसा का मुद्दा उठा और कई सांसदों ने संभल पर चर्चा की मांग की। विपक्ष लगातार संभल पर चर्चा की मांग कर रहा था। लोकसभा में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी सामने आया। लोकसभा की कार्रवाई फिलहाल 27 नवंबर तक स्थगित कर दी गई है। कई सांसदों ने संभल मामले पर चर्चा की मांग की और प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे दंगा कराना चाहता है। समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मुसलमानों का ऐसा हाल आजादी के बाद कभी नहीं हुआ।